ये है कहानी सत्ता की, जहां ताज से बड़ा था खून का रिश्ता। बलबन, जिसे कहते थे नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही, उसने कहा, राजा है ईश्वर की छाया। दरबार में गूंजती थी अमीर खुसरो की आवाज। और उसने अपनाई लौह और शक्ति की नीति। 1286 ईस्वी में विश्वासघात ने लिखा एक नया इतिहास। अलाउद्दीन, जिसने जीता दक्षिण और रचा अपनी कहानी। ये हैं बलबन और खिलजी वंश की दास्तान, सत्ता, साजिश और विश्वासघात से लिखी हुई। बलबन 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। वो इल्बरी जाति का एक शक्तिशाली तुर्क था। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने उसे दिया था उलू खां की उपाधि। बलबन ईरान का रहने वाला था। उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। यही वो शासक था जिसने भारत में लागू की ईरानी पद्धतियां, सिजदा यानी घुटने पर बैठकर शीश नवाना और पैबोस यानी पांव को चूमना। बलबन ने शुरू किया था फारसी परंपरा का उत्सव नौरोज त्योहार। उसने लागू किया राजा का राजत्व सिद्धांत। बलबन मानता था कि सुल्तान है पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। वह कहता था सुल्तान है नियाबते खुदाई, सुल्तान है जिल्ले इलाही, यानी राजा ईश्वर की छाया होता है। बलबन ने अपनाई थी लौह और रक्त की नीति। उसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में बनवाई गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद। भारत की इमारतों में पहली बार शाही मेहराब दिखाई दी बलबन के ही मकबरे में। उसके दरबार में गूंजते थे फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन। 1286 ईस्वी में बलबन की हत्या कर दी गई और यह हत्या की फिरोज शाह ने, जिसे दुनिया जानती है जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। खिलजी वंश 1209 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसकी राजधानी थी किलोखरी। वह जनता की इच्छाओं के अनुरूप शासन करता था। एक उदारवादी शासक जिसे प्रजा ने प्यार दिया। उसने दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा अपने ही भतीजे और दामाद को, अलाउद्दीन खिलजी को।
से लाया अथाह धन संपदा। लेकिन जब जलालुद्दीन ने उससे मांगा उस धन का हिसाब, तो अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में कड़ा मनिकपुर में अपने ही चाचा और ससुर की कर दी हत्या। ये थी कहानी बलबन और खिलजी वंश की, सत्ता, साजिश और खून से लिखी हुई। नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में थोड़ा और गहराई में उतरेंगे, एक ऐसे मोड़ पर नजर डालेंगे जो सत्ता, सियासत, शख्सियत हर लिहाज से बहुत अहम रहा। हाँ बिल्कुल। हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन के दौर की और फिर देखेंगे कि खिलजी वंश का सितारा कैसे चमका। सही। हमारे पास बलबन और खिलजी वंश का उदय से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि हम इनकी तह तक जाएं और वो खास बातें निकालें जिनसे पता चले कि भाई उस जमाने में ताकत कैसे चलती थी, राज कैसे होता था और कौन से बड़े बदलाव आए। बिल्कुल, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ अच्छा, तो सबसे पहले बात गयासुद्दीन बलबन की। जी। पता चलता है कि सुल्तान बनने से पहले उनका नाम था बहाउद्दीन। जी, बहाउद्दीन। और वो इलबरी कबीले के तुर्क थे जिनका ताल्लुक मूल रूप से ईरान यानी फारस से था। ये अहम है और ये भी दिलचस्प है कि सुल्तान नासरुद्दीन शाह, जिनके वो नायब भी रहे थे पहले, हाँ, उन्होंने ही इन्हें उलूग खान मतलब महान खान की उपाधि दी थी। और फिर जब वो खुद तख्त पर बैठे तो पूरा नाम हुआ गयासुद्दीन बलबन। अच्छा। और ये जो उनका ईरानी कनेक्शन है ना, ये सिर्फ नाम या गौतम तक नहीं था। जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, इसका असर उनकी हुकूमत पर, उनके तौर तरीकों पर भी पड़ा। कैसे? उन्होंने दिल्ली दरबार में कई ऐसी रस्में और रिवाज लागू किए जो सीधे सीधे ईरानी दरबारों से लिए गए थे। हाँ, ये बात तो आती है वो सिजदा और पायबोस वाली। बिल्कुल। सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पायबोस मतलब सुल्तान के कदमों को चूमना। ये एकदम ईरानी शाही अंदाज था। और वो फारसी नया साल नौरोज, वो भी उन्होंने शुरू किया था। हाँ, नौरोज का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाना शुरू किया। ये सब दिल्ली के तुर्की माहौल के लिए काफी नया था, कह सकते हैं। सही। लेकिन इन्हें सिर्फ रस्में समझना ठीक नहीं होगा। ये असल में बलबन के राजत्व के सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ किंगशिप का हिस्सा था। अच्छा। हाँ, और ये सोच भी ईरानी थी। इसके हिसाब से सुल्तान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि धरती पर अल्लाह का नायब है, नियाबत खुदाई। वाह। और उसे जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई भी कहा गया। मकसद साफ था, सुल्तान का रुतबा इतना बढ़ा दो कि कोई उसे चुनौती देने की सोचे भी ना। उसे एक तरह की दैवीय लेजिटिमेसी देना। ये तो बड़ी बात है। लेकिन क्या उस वक्त के जो ताकतवर तुर्क अमीर थे, जो खुद को सुल्तान से कम नहीं समझते होंगे, क्या उन्होंने ये सब आसानी से मान लिया? मतलब ये दैवीय दावा, क्या इस पर कुछ जिक्र मिलता है? देखिए, दस्तावेज सीधे सीधे किसी बड़े विरोध का जिक्र तो नहीं करते, पर बलबन ने जो आगे कदम उठाए ना, हाँ, वो इसी शक का जवाब है। उन्हें भी शायद अंदाजा था कि सिर्फ रस्मों रिवाजों से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनाई लौह एवं रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ओह, नाम से अंदाजा हो रहा है। मतलब सख्ती, बेरहमी, विरोधी, विद्रोही या जिस पर शक भी हो जाए उसके खिलाफ बिना रहम के कार्रवाई, कोई नरमी नहीं। और इसी नीति का शिकार बना वो मशहूर गुट चालीसा दल। बिल्कुल, तुर्काने चहलगानी। 40 ताकतवर तुर्क सरदार इल्तुतमिश के जमाने से सल्तनत की सियासत पर हावी थे ये लोग। हाँ, सुल्तान बनाने बिगाड़ने में इनका बड़ा हाथ था, सुना है। बिल्कुल। और मजे की बात ये कि बलबन खुद भी कभी इसका हिस्सा रहे थे, तो वो इसकी ताकत और इसके खतरे दोनों को बखूबी समझते थे। अच्छा, तभी। हाँ, और उन्होंने फिर बड़ी, कह सकते हैं, निर्ममता से इस गुट को खत्म कर दिया। कई सरदारों को मरवा दिया, बाकियों को किनारे लगा दिया। सत्ता का केंद्रीकरण, सारी ताकत अपने हाथ में। एग्जैक्टली। साफ संदेश था, सल्तनत में अब एक ही पावर सेंटर है और वो है सुल्तान। अच्छा, ताकत मजबूत करने के साथ साथ प्रशासन और सेना पर भी ध्यान दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। उन्होंने दीवाने अर्ज नाम से एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया
सेना की भर्ती, रखरखाव, अनुशासन सब इसके जिम्मे। ये तो ठीक है, सेना को ऑर्गेनाइज करना। हाँ, सेना को सीधे सुल्तान के कंट्रोल में लाने की कोशिश थी। लेकिन इसमें एक और बात पता चलती है जो थोड़ी अजीब लग सकती है। वो क्या? कुछ सूत्र कहते हैं कि बलबन के टाइम में सेना में भर्ती को वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी बना दिया गया था। अरे, मतलब सैनिक का बेटा सैनिक। हाँ, कुछ वैसा ही। अब इसके पीछे शायद वफादारी पक्की करने की सोच रही हो सकता है। लेकिन जाहिर है इससे सेना की मेरिट पर, काबिलियत पर तो असर पड़ा होगा आगे जाकर। इसके फायदे नुकसान दोनों रहे होंगे। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, एक चीज जो मुझे थोड़ी खटकी थी पढ़ते हुए, ये जो गैर इस्लामिक मानी जाने वाली ईरानी प्रथाएं थीं, सिजदा, पैबोज, नौरोज, क्या इनका उस वक्त के मजहबी उलेमा या तबकों में विरोध नहीं हुआ? देखिए, इस पर दस्तावेज बहुत साफ कुछ नहीं कहते, पर बलबन की छवि बहुत सख्त थी। हाँ, वो तो है। तो शायद उनके डर के मारे खुलेआम कोई ज्यादा बोल ना पाया हो, और हो सकता है उन्होंने इसे धर्म से ज्यादा शाही शान शौकत का मामला बनाकर पेश किया। अच्छा, ये भी हो सकता है। पर हाँ, ये उनके राज का एक विरोधाभास तो है। एक तरफ इस्लामी कानून पर जोर, दूसरी तरफ ईरानी रिवाज। सही काम। अच्छा, वास्तुकला में भी उनका कुछ योगदान था। एक मस्जिद का जिक्र आता है। हाँ, यूपी में गंगा किनारे गढ़ मुक्तेश्वर में उनकी बनवाई एक मस्जिद का जिक्र है। और एक तकनीकी चीज जो अक्सर उनके साथ जोड़ी जाती है, वो क्या? वो है उनके मकबरे में असली मेहराब यानी ट्रू आर्च का पहली बार इस्तेमाल दिल्ली में। असली मेहराब, ये क्या होता है? मतलब पहले नकली होती थी? नहीं, नकली नहीं, पर तकनीक अलग थी। पहले ज्यादातर टोड़े मेहराब या कोरबेल्ड आर्च बनती थी। पत्थर एक के ऊपर एक थोड़ा आगे बढ़ाकर रखते थे। अच्छा। असली मेहराब घुमावदार होती है और बीच में एक डार्ट या कीस्टोन लगता है। इससे वो ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा बड़ा खुला हिस्सा स्पैन बना सकती है। समझ गया। तो ये तकनीक बलबन के मकबरे से शुरू हुई दिल्ली में? हाँ, ऐसा माना जाता है कि वहाँ इसका शुरुआती और विकसित रूप देखने को मिलता है। इसने आगे चलकर सल्तनत की इमारतों को और भव्य बनाया। गुंबद, दरवाजे, सब दिलचस्प है। तो बलबन का मकबरा इस लिहाज से एक लैंडमार्क है। और इतनी सख्ती के माहौल में भी कला और साहित्य को जगह मिली उनके दरबार में। अमीर खुसरो का नाम आता है। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए। उस दौर के दो बहुत बड़े फारसी शायर अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों उनके दरबार में थे। बलबन का संरक्षण था उन्हें। ये बलबन के किरदार की जटिलता दिखाता है ना। एक तरफ कठोर शासक, दूसरी तरफ कला प्रेमी। बिल्कुल, वो सिर्फ एक तानाशाह नहीं थे, उन्हें शायद इल्म और हुनर की कद्र थी। अमीर खुसरो जैसे जीनियस का उनके दरबार में होना ये दिखाता है कि वो अपनी छवि एक सुसंस्कृत शासक की भी बनाना चाहते थे, शायद ईरानी बादशाहों की तरह। लेकिन खैर, इतिहास का पहिया तो घूमता है। बलबन ने इतनी कोशिशें की सत्ता को मजबूत करने की, पर उनका दौर भी खत्म हुआ। हाँ, 1286 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए वो कमजोर साबित हुए। सल्तनत में फिर से उथल पुथल मच गई। और इसी मौके का फायदा उठाया एक नए गुट ने। बिल्कुल, खिलजी सरदार। इनका नेता था फिरोज शाह खिलजी, जिन्हें बाद में जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। अच्छा। कहा जाता है कि जलालुद्दीन ने 1290 के आसपास बलबन के पोते या आखिरी वारिस को हटाकर खुद तख्त पर कब्जा कर लिया। और यहीं से शुरू हुआ खिलजी वंश का दौर। हाँ, खिलजी वंश 1290 ईस्वी 1320 ईस्वी की शुरुआत यहीं से होती है। तो अब आते हैं खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी पर। राजधानी इन्होंने किलो खरी में बनाई, दिल्ली के पास जी। और जैसा कि जिक्र मिलता है, इनका रवैया बलबन से एकदम उलट था। बहुत उदार, नर्म दिल। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चेंज था। जहाँ बलबन ने खौफ से राज किया, जलालुद्दीन ने नरमी और सुलह की कोशिश की। अच्छा, कैसे? कहा जाता है कि वो सजा देने में बहुत नरमी बरतते थे, विद्रोहियों तक को आसानी से माफ कर देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वो जनता की मर्जी से शासन करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बलबन के नियाबत खुदाई वाले सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। वो खुद को एक आम मुसलमान ही मानते थे, कम से कम कहने के लिए तो यही था। लेकिन क्या ये उदारता उस जमाने के हिसाब से प्रैक्टिकल थी? क्या अमीरों ने इसे उनकी कमजोरी नहीं समझा? यही तो विडंबना है। बहुत से सरदार इसे सुल्तान की कमजोरी ही मानते थे। उनकी नरमी के कई किस्से हैं, लेकिन शायद यही नरमी उनके लिए जानलेवा साबित हुई। कैसे? उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ विजय के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, जो उनका दामाद भी था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत नाम सुना है। हाँ, वो बेहद महत्वाकांक्षी था और बेरहम भी। जलालुद्दीन शायद उसकी महत्वाकांक्षा को ठीक से आंक नहीं पाए। और यही वो कहानी का वो मोड़ आता है, अलाउद्दीन की दक्षिण विजय। हाँ,
अलाउद्दीन ने दक्षिण में, खासकर देवगिरी में जबरदस्त लूटपाट की। बेहिसाब दौलत लेकर लौटा वो। कल्पना से भी परे, सुना है। बिल्कुल। और जब जलालुद्दीन खिलजी, जो उसके चाचा भी थे और सुल्तान भी, उससे मिलने और इस दौलत का हिसाब लेने के लिए गंगा किनारे कड़ा माणिकपुर गए, हाँ, तो अलाउद्दीन ने मिलने के बहाने उन्हें बुलाया। और जैसे ही बूढ़े सुल्तान ने भरोसे में आकर भतीजे को गले लगाया, क्या हुआ? अलाउद्दीन के इशारे पर उसके आदमियों ने वहीं 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हे भगवान, अपने ही चाचा और सुल्तान की? हाँ, भयानक विश्वासघात था वो, सत्ता और दौलत के लिए। एक उदार शासक का ऐसा अंत। यही सत्ता के संघर्ष की क्रूर सच्चाई है। जलालुद्दीन की उदारता, उनका भरोसा, शायद यही उनके पतन का कारण बना। और इस घटना ने रास्ता खोल दिया अलाउद्दीन खिलजी के लिए। बिल्कुल। एक कहीं ज्यादा निर्मम, कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक के लिए दिल्ली के तख्त का रास्ता साफ हो गया। बलबन की सख्ती और जलालुद्दीन की नरमी, दोनों ने ही किसी न किसी तरह सल्तनत के भविष्य को एक नई दिशा दी। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटे, तो हमने देखा कि कैसे गयासुद्दीन बलबन ने एक तरह से सुल्तान की ताकत को फिर से स्थापित किया। हाँ, ईरानी मॉडल पर राजत्व का सिद्धांत लाकर, लौह एवं रक्त जैसी सख्त नीतियां अपनाकर, चालीसा दल जैसे शक्तिशाली गुट को खत्म किया, दरबार में सजदा पैबोज जैसी रस्में शुरू की, सुल्तान की हैसियत सबसे ऊपर कर दी। बिल्कुल। लेकिन हमने ये भी देखा कि उनके बनाए ढांचे के बावजूद बदलाव तो आया। खिलजी वंश का उदय हुआ, और उसमें भी कितना फर्क था। पहले शासक जलालुद्दीन की उदारता, और फिर उनके भतीजे अलाउद्दीन की क्रूर महत्वाकांक्षा, जिसने आखिरकार उसे तख्त तक पहुंचा दिया। ये भी याद रखना होगा कि बलबन की कुछ व्यवस्थाएं, जैसे वो सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज, वो आगे भी चलती रहीं। सल्तनत के लिए। ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसा होता है कि जब शासक अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब हद से ज्यादा सख्ती दिखाते हैं, भव्य प्रदर्शन करते हैं, खुद को लगभग देवता जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो अनजाने में ऐसी हालत पैदा कर देते हैं जहां विश्वासघात और तख्ता पलट का खतरा और बढ़ जाता है? मतलब क्या जरूरत से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ही बगावत को न्योता देता है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण ही उसके हिंसक बिखराव का कारण बनता है? हाँ। इस सवाल को हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं सोचने के लिए।